नमस्कार, मैं कुंदन जमैर, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। औरंगजेब प्रेमियों पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे। सीएम ने कहा कि जिस मुगल शासक ने हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया, जो भारत का इस्लामीकरण करना चाहता था, समाजवादी पार्टी उसे अपना आदर्श मानती है। सीएम ने अबू आजमी पर प्रहार करते हुए कहा, जिस औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में कैद कर पानी के लिए तरसाया, सपा के नेता उसका महिमा मंडन करते हैं। सपा पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा कि कोई भी मुस्लिम अपने बच्चे का नाम भी औरंगजेब नहीं रखता, लेकिन सपा के नेताओं के उस पर गर्व है। सीएम ने अबू आजमी को सपा से हटाने की मांग की, तो जवाब में सपा मुखिया ने पलटवार किया और कहा, निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम नहीं लगा सकता। यानी सपा मुखिया अबू आजमी के समर्थन में खड़े नजर आए। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर नरम रुख अपनाया, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ आग बबूला हो गए। सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर बरस पड़े। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। यूपी विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ का ये गुस्सा तब फूटा जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने विधायक अबू आजमी का समर्थन करते हुए पोस्ट डाल दिया। लिखा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लग सकता है, तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। अखिलेश के समर्थन पर योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब को पूरी समाजवादी पार्टी का आदर्श बता दिया। अबू आजमी को इलाज के लिए यूपी भेजने की बात कह दी। कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो। सीएम योगी के भड़कने के बाद अबू आजमी की सफाई आ गई, अपने बयान से भी पलट गए। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कह सकता हूँ। अबू आजमी तो पलट गए, लेकिन अखिलेश यादव नहीं माने। एक बार फिर ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करने की कोशिश भी की। लिखा कि जब अपन कुर्सी हिले, तब है मन का आपा खोए, ऊ का औरन के इलाज करे, जो खुद है बीमार होए। खैर, ये सियासी लड़ाई है जो खत्म नहीं होने वाली, लेकिन इतना तो साफ है कि हिंदुस्तान में औरंगजेब हीरो नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो औरंगजेब ने जो बयान दिया, उस पर बवाल मचा हुआ है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, उत्तर प्रदेश में भी इस पर सियासत आई है। लेकिन औरंगजेब की चर्चा क्यों होती है आमतौर पर, उसके बारे में आपको बताते हैं। औरंगजेब पर क्या क्या आरोप हैं और औरंगजेब किसके लिए जाना जाता है, ये आपको दिखाते हैं। मंदिरों का विनाश किया, एक दो नहीं, 3 4 5 और कई सैकड़ों मंदिरों पर उसने हमला किया, जजिया कर लगाया, धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगाने का आरोप लगता है और उसके लिए जाना जाता है वो औरंगजेब। हिंदू राजाओं के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी की, जानबूझकर हिंदू राजाओं को टारगेट किया गया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया। हालांकि अबू आजमी कहते हैं धर्म परिवर्तन नहीं कराया। उसके शासनकाल में 34% हिंदू उसके सेना में शामिल थे और सेनापति भी हिंदू था, ये कह रहे हैं अबू आजमी साहब, और इसलिए घमासान मचा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच सवाल क्या है, ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल है, सपा के लिए आदर्श है क्या औरंगजेब, ये सवाल महत्वपूर्ण है। औरंगजेब पर रण और सपा को भाई इस्लामीकरण किया, औरंगजेब की प्रशंसा, विशेष वोट की क्या मंशा है, मंशा पर सवाल उठते रहे। औरंगजेब महान या शैतान, ये सबसे जरूरी है। और औरंगजेब पूरे देश के लिए तो शैतान है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी को वो महान दिखता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो कहा जाता है औरंगजेब एक क्रूर शासक था,
हिंदुओं का विनाश किया, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया और कई मंदिरों को तोड़ा उसने। केशव देव मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, सोमनाथ का मंदिर हो, उस पर उन्होंने हमला करके तोड़ा, यह आरोप है। लेकिन अबू आजमी साहब को और पूरी समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता नहीं है क्या? इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, तारिक अहमद लारी, नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, रवि भट्ट इतिहासकार हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती अकबर कासमी मौलाना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल रवि भट्ट साहब, जल्दी से सर बता दीजिए कि इतिहास के नजरिए से, इतिहास के झरोखे से, इतिहास के पन्नों में औरंगजेब को किस तौर पर देखा जाता है, यह सबसे पहले बता दीजिए। देखिए, ये जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री कोई एक ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एक कोई रिलीजियस बुक है जिसमें क्या लिखा है। हिस्ट्री हैज बीन रिटन बाय मैनी हिस्टोरियंस और अलग अलग हिस्टोरियंस की अपनी अलग अलग उन्होंने उसके कोट किया है। और जो कोई भी हिस्टोरियन अगर उसके अंदर अपनी ओपिनियन देता है तो ही इज नॉट अ हिस्टोरियन। हिस्टोरियन का काम केवल एक होता है कि क्या हुआ है इस बात को वो उसके अंदर आपको बताए। तो इसके अंदर क्या है, चूंकि एक बड़ी मजेदार बात है जो कि अक्सर मैं मजाक में कहता हूं, चूंकि 3 तारीख को ही औरंगजेब पैदा हुए थे और 3 तारीख को ही औरंगजेब की डेथ हुई थी। तो औरंगजेब के बारे में भी अलग अलग जो इतिहासकार उनकी 3 ओपिनियन है। कुछ को कहना है कि वो प्रो हिंदू थे, कुछ को कहना है वो अगेंस्ट हिंदू थे और कुछ को कहना है कि ट्रुथ इज समवेयर इन बिटवीन। जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं, जब कभी भी जो लोग इसकी बात करना शुरू कर देते हैं कि औरंगजेब जो था उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं के विरुद्ध था, तो वो 1 मिनट के अंदर वो कोट करना शुरू कर देते हैं आपको कि बनारस के मंदिर को कोट करते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा, मथुरा के केशव देव मंदिर को करते हैं, वृंदावन के मंदिर को कोट करते हैं। उसका गुरु तेग बहादुर को कैसे प्रोसिक्यूट किया गया था 1675 के अंदर दिल्ली के चांदनी चौक में, उसको कोट करने लगते हैं। लेकिन अगर जो भी स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे थे, तो इमीडिएटली वो बताते हैं कि कैसे औरंगजेब ने जो तमाम मंदिर जो थे उनको उन्होंने उनको मेंटेनेंस के लिए उन्होंने कितने गौ दान दिए, कितनी उनको मेंटेनेंस के हाथ में रकम बढ़ाई और जमीन दी। जैसे फॉर एग्जांपल उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर मंदिर को उन्होंने दिया, गुवाहाटी के मंदिर को दिया। सर मैं जानना चाहता हूँ सच्चाई क्या है? भट्ट साहब, अगर इन 3 परसेप्शन में एक परसेप्शन को निकालें। मेरी बात देखिए, इसके अंदर परसेप्शन के जब आप बात कर रहे हैं और इसमें इसी ढंग से वो मेरे को बात कंप्लीट कर लेती है जल्दी से, मैं टाइम नहीं लूंगा ज्यादा। इसी ढंग से जो डीजीपी थी, जो जीडीपी थी इंडिया की, वो मैक्सिमम जो थी वो औरंगजेब के टाइम पे थी। मैक्सिमम हिंदूज जो थे एम्प्लॉयड थे मुगल कोर्ट के अंदर औरंगजेब के टाइम पे। ये कहते हैं वो लोग जो औरंगजेब वो कहते हैं अच्छा शासक था। अब जो सच बात है वो ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो होता है उसी व्यक्ति के जीवन में अलग अलग अपने जो कालखंड होते हैं। करीब 49 इयर्स तक औरंगजेब ने रूल किया था। 49 इयर्स, 1 साल कम 50 साल तक। 50 साल के अंदर आदमी का व्यक्तित्व भी बदलता है, 50 साल के अंदर आदमी की सोच भी बदलती है, आपकी हमारी बदलती है। तो अलग अलग वक्त के अंदर अलग अलग टाइम पे औरंगजेब की अलग अलग सोच थी। पर मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि शासक जितने भी हुए हैं इंक्लूडिंग औरंगजेब, वो जो मिडवल पीरियड था वो पॉलिटिकली कहना चाहिए बहुत ब्रूटल पीरियड था। इट वाज द पावर पॉलिटिक्स एंड रिलीजन वाज इनवेरिएबली यूज्ड एज अ टूल टू गवर्न पीपल। तो कभी जब मंदिरों को तोड़ा गया है तो उसके पीछे आइडिया ये था तो डीमोरलाइज द इंडियन मासेस, उनको उनकी कल्चर रूटों से काटना था। और कभी अगर उनको मंदिरों को दान दिया गया है, ठीक है। मैं सर एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। रवि भट्ट साहब, आपने उम्मीद है कि अबू आजमी का बयान सुना होगा। आपको लगता है कि वो रियलिस्टिक है अबू आजमी का बयान? नहीं, वो अब जहां तक मैंने सुना, मैंने पूरा कंप्लीट तो उनको नहीं सुना, पर जितना कि मेरे को समझ में मोटा मोटा आ रहा है, विच इज नॉट अ फाइनल वर्डिक्ट, वो एक एक्सट्रीम व्यू लेके चल रहे हैं। एक्सट्रीम व्यू लेके। ठीक है सर, मैं लौटता हूं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, ठीक है, इतिहासकार बता रहे हैं कि भाई अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। आप जो प्रेजेंट करते हैं उस इतिहासकार की बुक शायद अबू आजमी साहब ने नहीं पढ़ी और पूरी समाजवादी पार्टी नहीं पढ़ी है। इतिहासकार क्या कहते हैं ये तो इतिहास में लिखा हुआ है, लेकिन एक बाप अपने बेटे के बारे में क्या कहता है ये उस बेटे के चरित्र को दर्शाता है।
औरंगजेब के बाप ने अपनी जीवनी में यह लिखा था कि ऐसा बेटा किसी को भी न दे। ये अपने आप में एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि औरंगजेब कितना दुर्दांत हत्यारा था, कितना क्रूर हत्यारा था। और जहां तक रही समाजवादियों की बात, तो समाजवादियों के लिए तो एक छोटा सा शेर रफीक सदानी साहब ने लिखा था जो बिल्कुल फिट बैठता है कि न तो नमाजी हैं न तो पुजारी हैं, न तो नमाजी हैं न तो पुजारी हैं, यही मदारी और यही शिकारी, और जियो बहादुर खद्दरधारी। और अगली लाइन दूसरी कही गई है कि काजू भरे हैं प्लेट में विस्की गिलास में, पक्के समाजवादी हैं खद्दर के लिफास में। और सारा समाजवाद उतर आया था सीएम आवास में। तो ये समाजवादियों का तो कुछ कैरेक्टर के बारे में कहा नहीं जा सकता। ये लोग इसी, अभी आपने देखा कुंभ में की बात कर रहे थे, ये जब चाहते तब चुनावी हिंदू हो जाते हैं, पर यही चुनावी हिंदुओं की सत्ता जब चल रही थी तब राम भक्तों पे गोली चली थी विवादित ढांचे से करीब 2.5 किलोमीटर दूर। कितने लोग मारे गए थे आंकड़ा आज तक जाहिर नहीं हुआ। यही समाजवादी की सरकार चली थी जब कांवड़ यात्रा बंद हुई थी, जब 84 कोसी परिक्रमा बंद हुई थी, जब जन्माष्टमी जो थानों में मनाई जाती थी उत्तर प्रदेश में वो बंद हुई थी। ये लोग केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में 10 सेकंड और आज देखिए महाराष्ट्र के सदन में, महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में जितने भी लोग हैं वो सब महाराष्ट्र के सदन में जब अबू आजमी को सस्पेंड किया जा रहा था उसके साथ थे, और केवल अबू आजमी और ये समाजवादी उनके साथ थे और अखिलेश यादव आज भी उनके साथ हैं। तो ये अखिलेश यादव केवल राजनीति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में इनकी सत्ता तो है नहीं, ठीक है, इनकी सत्ता केवल उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ के 20% वोट इनके बने रहे, उसके लिए सारा प्रपंच रचा जा रहा है। तो कौशल गांधी कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश को टारगेट में रख करके ये बयान दिया गया। लारी साहब, क्या बड़ा सवाल यह कि क्या अबू आजमी और पूरी समाजवादी पार्टी के लिए औरंगजेब जो है आदर्श है, नायक है? देखिए, पहली बात समझिए कि औरंगजेब किसी के लिए कोई नायक वायक नहीं है। अगर इतनी नफरत है मुगलों से और तुर्कियों से और उनसे, तो उनके महल जो खड़े हुए हैं जिसपे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खड़े होकर झंडा रोहण करते हैं, और ताजमहल जो मकबरे बना रखे हैं उन मकबरों को ध्वस्त कर दिए ना। वहां मुगलों की कमाई क्यों खा रही है सरकार? और खास तौर से ये तो हिंदूवादी सरकार है, ये राम राज की सरकार है, तो ये क्यों खा रही है मुगलों की कमाई? मुगलों की कमाई तोड़ के फेंक दे, उसके कमाई के अड्डे तोड़ के फेंक दे। क्या जरूरत है कमाई खाने की? खाओगे हमारी और गांव की पाकिस्तान की, जाके पाकिस्तान में भी बिरयानी खाओगे, जाके पाकिस्तान के लोगों को, वहां के जासूसों को बुला के इंडिया में दर्शन करवाओगे, जहां पे आतंकवादी हमला हुआ है वहां पे उन लोग से जांच करवाओगे। अरे हमारी एजेंसियां मर गई कि पाकिस्तान की आईएसआई आकर भारत में जांच करेगी? शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? नहीं, कौशल जी, आपने मेरे सवाल को भटका दिया। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं क्या नायक और आदर्श हैं, और क्या अबू आजमी साहब ने जो बात कही औरंगजेब को लेकर के कि वो क्रूर शासक नहीं था, हिंदुओं की रक्षा की उसने, मंदिरों को तोड़ा नहीं, उसे गलत रिप्रेजेंट किया गया, गलत तौर पर प्रेजेंट किया गया इतिहास में, क्या समाजवादी पार्टी यही सोच रखती है? कामाख्या मंदिर में दान मेरे बाप ने नहीं दिया था, औरंगजेब नहीं दिया था, और कितने मंदिर हैं उनमें भी दान औरंगजेब नहीं दिया था, और हिंदू मुस्लिम ना करिए औरंगजेब के नाम को लेकर। ठीक है, ये बिल्कुल कौशल साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। आप लोगों के लिए कमाई का जरिया जरूर है, आप लोगों के लिए कमाई का जरिया जरूर बना हुआ औरंगजेब। मुसलमान नमाज, मस्जिद और मदरसे, उर्दू, अरबी, ये आपके कमाई का जरिया बने हैं, बीजेपी के वोटों का जरिया बने हैं। तो अपने कमाई का जरिया क्यों बंद करना चाहते हैं? आप कहते हैं कि जजिया लगाया, क्या यहां सरकार टैक्स नहीं वसूल रही है? तमाम मंदिरों से, ये तो हिंदूवादी सरकार है, तमाम मंदिरों को अब तक क्यों नहीं मुक्त किया सरकारी आतंक से? क्यों मंदिर जितने हैं, क्यों जितने सरकार के अंडर है, नहीं सरकार उसका कमाई लेने वाली, उसकी कमाई खाने वाली। ठीक है, कौशल साहब जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से कौशल साहब। बाप हो रहे हैं कुंदन जी, तारिक साहब सुन लीजिए। तारिक साहब कह रहे हैं कि सरकार मुगलों की कमाई खा रही है। अरे मुगल क्या गधे पे लाद के लाए थे ताजमहल को?
गजनी में एक कील बनाना पाए थे, वो आकर के हिंदुस्तान में ताजमहल बनाएंगे, वो आकर हिंदुस्तान में लाल किला बनाएंगे। अरे यही झूठा इतिहास। प्लीज लारी साहब बीच में नहीं, लारी साहब बीच में नहीं। अरे हकीकत यह है कि मुगलों को तो आप जैसे गद्दारों ने, अभी बोला जा रहा था ना, अभी इतिहासकार बोल रहे थे कि उनकी सेना में 34% हिंदू थे और उसके सेनापति भी हिंदू थे। तो आप जैसे गद्दारों ने ही मुगलों को देश बेचा था। आप जैसे गद्दारों ने। यहाँ पर बात भारतीय जनता पार्टी की हो ही नहीं रही है। यहाँ पर देश के सिरमौर की बात हो रही है, संभाजी की बात हो रही है, शिवाजी की बात हो रही है, मराठा की बात हो रही है, भारत के गौरव की बात हो रही है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आके एक मुगल आक्रांता अपराधी दुष्ट का साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपना 20% वोट प्यारा है और हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमें भारत की शान प्यारी है, भारत की आन प्यारी है, मराठा प्यारा है, हिंदू पातशाही प्यारी है, इसलिए हम उसकी बात करते हैं। और वो आपके अब वो अपनी बोल रहे थे ना जीडीपी, अरे सोने की चिड़िया भारत तब था जब मुगल आए भी नहीं थे। मुगलों ने आके उस सोने की चिड़िया को बर्बाद कर दिया। मुगलों के आने के बाद सोने की चिड़िया फुर्र करके उड़ गई। अब उसी लालच, उसी सोने की चिड़िया के लालच में तो ये भिखारी आए थे। ये भिखारी जो आए थे ना, कहां से? काबुल के पीछे से, कांधार से। ये सब भिखारी थे, दरिद्र थे, मलिक्ष थे। यही बोला जाता है ना, बिल्कुल यही। ठीक है लारी साहब और कौशल जी, मैं लौटता हूं। दरअसल मुस्लिम समाज कैसे देखता है औरंगजेब को, यह जानना भी बेहद जरूरी है। क्या मुस्लिम समाज को लुभाने के लिए औरंगजेब की इतनी तारीफ हो रही, महिमा मंडन हो रहा है? मुफ्ती साहब हमला किया है। ठीक है, मैं कौशल साहब में आ रहा हूं। मुफ्ती अकबर कासमी, औरंगजेब को मुस्लिम समाज कैसे देखता है? देखिए, तक आपने एक सवाल किया है कि औरंगजेब को मुस्लिम समाज किस तरीके से देखता है। जहाँ तक मेरा नजरिया है और जो मैंने पढ़ा है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। ठीक है, जो मैंने इतिहास में पढ़ा है और यहाँ भी मैंने पढ़ा है उनके जो अच्छे और खास दोस्त थे वो मालूम है कौन? जय सिंह थे। ये बात नोट करने की। नहीं, अच्छे इंसान क्या उसे भी कहते हैं क्या मौलाना साहब, जो अपने पिता को पानी के लिए तरसा दे और कहे कि एक ही चीज मिलेगी आपको खाने में? देखिए, उनका अपना एक नजरिया है। अब उस नजरिए को किसी एक पर्टिकुलर की तरफ या किसी एक समुदाय की तरफ जोड़ना ही मुनासिब नहीं है। अब उस वक्त में क्या माहौल रहा होगा, उस वक्त में क्या मतलब क्या कैफियत रही होगी, तो उस वक्त की किसी एक चीज को किसी एक इंसान के लिए खास करके ये कह देना कि इसकी वजह से वो इंसान गलत है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि बाकी रिश्तेदारों के लिए भी हालात खराब कर दिए थे उसने, सिर्फ पिता के लिए नहीं, बाकी रिश्तेदार भी कई हैं जो उससे प्रताड़ित थे और इतिहास में इसका जिक्र है। तो क्या राजनीतिक हालात और शासन करने के लिए चाहत जो है इतनी ज्यादा हो जाएगी कि अपने पिता को अब कैद में रख दो, रिश्तेदारों का कत्ल कर दो, सर जो है वो पेश कर दिया जाए किसी को? क्या इस ऐसे व्यक्ति को मुफ्ती साहब आप कहेंगे अच्छा इंसान था? देखिए, उनका अपने जाती अमल था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छा इंसान थे वो, बल्कि मैं इतना कहूंगा उनका अपना जाती अमल था। लेकिन किसी जाती अमल की वजह से किसी एक इंसान को आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब के मुसलमान के लिए मुसलमान उनको बहुत ही गलत या खराब समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हमारा अपना एक अमल है, आपका अपना एक अमल, आपका अपने घर वालों के साथ कैसा रवैया है, हमारे घर वालों के साथ कैसा रवैया है, अपना किसी। हाँ, ये है कि उनको अपने वालिद के साथ या उनके परिवार के साथ या जो उन्होंने अपने घर वालों को कत्ल किया, तो उस वक्त के क्या माहौल रहा होगा और क्या कैफियत रही, तो उस वक्त की बात है। लेकिन इन चीजों को छेड़ करके तो मतलब गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना, और जहां तक मैं समझता हूं कि औरंगजेब ही नहीं बल्कि जितने भी मुस्लिम शासन में नहीं, ठीक है मौलाना साहब एक और सवाल जल्दी जवाब में चाहूंगा। क्या मुस्लिम समाज का औरंगजेब आदर्श है? जी देखिए, मुस्लिम समाज का औरंगजेब आदर्श है। ठीक है, चलिए अब कौशल साहब कुछ कह रहे हैं और बहुत अचंभित है आंखों से, ऐसा मुझे लग रहा है। कुंदन जी, अगर यहां पर कोई ये कहेगा भारत का मुसलमान का आदर्श औरंगजेब है तो मैं अचंभित ही हो जाऊंगा, पूरा देश अचंभित हो जाएगा। हमारे देश के मुसलमानों का आदर्श है डॉक्टर कलाम, बिस्मिल्लाह खां,
अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खां, रस खान, खान खाना, दारा शिको, पर कुछ लोग हैं, ये जो औरंगजेब बात अपने आप में इंडिविजुअल नहीं है, औरंगजेब एक सोच है, वो सोच देश के खिलाफ है, वो सोच भारत के खिलाफ है, वो सोच हिंदुओं के खिलाफ है, वो सोच मंदिरों के खिलाफ है, वो सोच सनातन के खिलाफ है, और उसी सोच के साथ समाजवादी खड़े हैं। यही सबसे बड़ा तुष्टीकरण है और उस सोच के खिलाफ हम हैं। वो सोच जो भारत को नीचा दिखाती थी, वो सोच ढूंढ ढूंढ करके मंदिरों के बगल में मस्जिद बनाती थी। आप सोचिए, अगर वो आए थे, राजा थे, तो हर जगह मस्जिद वहीं कहीं क्यों बनाई गई जहां पे मंदिर था? वो मंदिर नहीं गिराना चाहते थे, वो हिंदुओं की अस्मिता, हिंदुओं की आत्मा के ऊपर पैर धर के जलना चाहते थे। और यही वजह थी कि आप सोचिए ना, कृष्ण जी की मूर्ति निकाल करके उन्होंने मस्जिद की सीढ़ियों में डाला था। ये क्या है? ये सोच दर्शाती है, और ये औरंगजेबी सोच आज का भारत नहीं बर्दाश्त करेगा, बदल के रख देगा। सबको सोच बदलनी पड़ेगी। जो भी औरंगजेबी सोच रखेगा उसके साथ वही होगा। ठीक है मौलाना साहब, जवाब दीजिए। कौशल जी जवाब ले लेते हैं। मौलाना साहब जवाब दीजिए। संभाजी महाराज को भी इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि वो धर्म परिवर्तन करने को तैयार नहीं थे, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। अबू आसिम आजमी का कहना, वो एक मतलब सियासी आदमी है, और हर सियासी आदमी जब कोई बात कहता है तो उनके पीछे कोई न कोई बात छुपी भी होती है। हम एक मजहबी आदमी, हम मजहब के एतबार से भी बात कर सकते हैं, जो एक उनकी जो सोच थी। नहीं साहब, मौलाना साहब मजहब के एतबार से आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो सोच है उसी को तो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं अबू आजमी साहब। आपकी सोच है कि भाई औरंगजेब नायक है, आपकी सोच है कि आदर्श है वो मुस्लिमों का, और इसी को तो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं अबू आजमी साहब। कुंदन जी, एक सवाल सर, कौशल जी मैं आ रहा हूं, एक मिनट मौलाना साहब जल्दी से। कुछ काम ऐसे थे जो काबिले गौर है, जैसे उन्होंने जो है अपने भाई दारा को भी माफ नहीं किया। जब उन्होंने अपने खेमे में देखा कि अपने भाई दारा को माफ नहीं किया, लेकिन जसवंत सिंह को माफ कर दिया। आप इस टॉपिक पर क्या कहेंगे बताइए? एक जसवंत सिंह जो एक मतलब गैर मजहब का इंसान था, लेकिन औरंगजेब ने जसवंत सिंह को माफ कर दिया, अपने भाई दारा को माफ नहीं किया। अब इस पर आप क्या कहेंगे बताइए? तो मेरा मतलब ये, कुंदन जी ठीक है, जल्दी से फिर तारिक साहब के पास जाऊंगा, फिर मैं हमारे साथ रवि भट्ट मौजूद है। इस पे जवाब ये है कि ये वही सोच है कि जो पृथ्वीराज को मार देती है और जयचंद को सत्ता देती है, ये वही सोच है। और मुझे सिर्फ ये कहना है औरंगजेब के बारे में, मेरी लाइफ में आज तक एक भी मुस्लिम दोस्त ऐसा नहीं मिला कि जिसके घर में किसी बच्चे का नाम औरंगजेब हो। ये भारत का मुसलमान है कि वो अपने घर के किसी बच्चे का नाम भी औरंगजेब नहीं रखना चाहता। ये अलग की बात है कि कुछ नए लोग पैदा हो गए और अपने बेटे का नाम तैमूर रखने लगे हैं। ठीक है, तारिक साहब जवाब दीजिए। जी, आपका ये कहना है, आप बता। ठीक है मौलाना साहब मैं आ रहा हूं, तारिक लारी साहब। देखिए, जयचंद की बात इन्होंने कही है, तो जयचंद का सगा मौसेरा भाई पृथ्वीराज चौहान था, जिसने अपनी भतीजी को किडनैप करके उससे विवाह किया, जिससे नाराज होकर जयचंद ने मुगल सेना या तुर्की सेना जो भी थी उसको बुला ली, गजनवी सेना को। ये कम से कम आप तो मत बोलिए, ये कम से कम आप तो मत बोलिए। क्योंकि आप तो अपने घर में किसी से भी शादी कर लेते हैं। नहीं ठीक है, कौशल खान जी उन्हें बोलने दीजिए ना प्लीज। कौशल जी आप रिएक्ट कीजिएगा बाद में। तारिक साहब की आवाज आएगी सर। हाँ तारिक साहब बोलिए। देखिए, रहमतुल्लाह अलैहि फलही जो है ये मौलाना टौलाना के लिए होगा, तारिक अहमद लारी के लिए। ये एक राजा था जिसकी सेना से तारिक अहमद लारी के पूर्वजों ने लड़ाई की है गोलकुंडा में। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अब्दुल रज्जाक लारी नाम है, इतिहास खोल लीजिए, अभी आपको दिख जाएगा। सलारजंग म्यूजियम में पूरे शील्ड और पूरा कवर, तलवार सब कुछ वहां पड़ा है। 3 बार औरंगजेब को हराया मेरे में पूर्वज, मेरे परदादा नहीं। इसलिए ऐसी बात ना करिएगा कि हर आदमी का आदर्श है, दूसरा आदर्श किसी का नहीं है। यहाँ जैसी तेरी दाल भात वैसा मेरा फातिहा वाला हिसाब किताब चल रहा है। आप जितना हिंदू राजाओं का नाम लेंगे उतना मुसलमान औरंगजेब का नाम लेगा। आप कहते हैं औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक था, उसने अपने भाई को मार डाला, तो आप ये भी तो बताइए अशोका ने भी अपने 99 और 100 भाइयों को मारा है। ये भी इतिहास बताइए, सच्चाई ये भी बताइए। ये भी बताइए कि अशोका ने अखंड भारत बनाया था, उसके बाद भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, फिर उस अखंड भारत को औरंगजेब ने बनाया था, वो भी क्या नाम है, कैलाश। ठीक है लारी साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। लारी साहब एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि भाई वो आपका आदर्श नहीं है, आपके पूर्वजों ने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 3 जंग लड़ी, लेकिन आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि भाई सच की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। वो कह रहे हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम नहीं कर सकता।
आप जितना पृथ्वीराज, शिवाजी और फलाने, नहीं, मैं तो आज अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं। अब तो अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं लाली साहब। चढ़ाएगा, आप जितना बोलोगे उतना आदमी आपको चढ़ाएगा। आप इन सबका नाम लेना बंद कर दो, आदमी वो बोलना बंद कर देगा। आप ही लोग तो परेशान करते हो, आप ही लोग उकसाते हो। मस्जिद के सामने जाके आप नारेबाजी करोगे, तेरी माँ का, तेरी बहन का करोगे, उसमें झगड़ा होगा तो आप कहोगे मुसलमानों ने झगड़ा कर लिया। जब आप गाली बक रहे हो तो एक्शन का रिएक्शन हो ही जाता है। नहीं, कौन गाली बक रहा है तारिक साहब? कौन गाली बक रहा है भाई? तमाम जो आपकी शोभा यात्राएं निकलती हैं, डीजे निकलते हैं, वो जाके मस्जिद के सामने ही तो खड़े होकर आधा घंटा, 1 घंटा तेरी माँ का, तेरी बहन का डीजे में बजाते हैं। कितने देखने आपको, कितने देखने? हमारे शोभा यात्रा जो मुस्लिम यात्रा निकलती है, ठीक है, धार्मिक यात्रा निकलती है, कभी वो किसी मंदिर के सामने जाके गाली गलौज नहीं करते हैं। कौशल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कौशल साहब। लारी साहब ये यही अबू आजमी थे ना जिन्होंने अभी पिछले चुनाव में कहा था कि 5-6 विधायक मुस्लिम और हो जाते तो हम बताते कि मुस्लिमों की आवाज क्या है। ये कौन सी सोच है? ये सोच कहां से लाते हैं? ये वही अबू आजमी है ना जो औरंगजेब का अपना प्रतीक मानते हैं। समस्या क्या है कि आप लोग हर जगह भारत को भारत मानने से मना करते हो, देश को देश मानने से मना करते हो। आपको ये हमारा देश बटा किस बात पे था? हमारा देश धर्म के नाम पे बटा था, समझे? और आप चाहते हो कि यहाँ का सारा धर्म खत्म हो जाए। भारत की आत्मा धर्म हिंदू है। आप उस आत्मा के ऊपर जब भी चोट करोगे तो आपको करारा जवाब मिलेगा। ये समझ लीजिए, पूरे विश्व में मुस्लिम धर्म के सैकड़ों देश हैं, क्रिश्चियन के सैकड़ों देश हैं, लेकिन हिंदू धर्म का केवल एक देश है, उसे कहते हैं भारत। यहाँ की आत्मा हिंदू है, यहाँ का आत्मा सनातन है। और जब भी आप उस पर चोट करोगे तो करारा जवाब मिलेगा और यहाँ नहीं देंगे। देश की जनता देश के बटने से पहले, मुल्क को बंटवारा होने से पहले ये है कि आप लोग चाचा नेहरू और उसके बाद जो है गांधी जी सबसे कहा था लगाइए जब मुल्क आजाद हो जाएगा उसके बाद कौन सा कानून पारित होगा। काफी देर के बाद मुफ्ती के साहिबुल्लाह बड़े बड़े उलमा कहने के बाद गांधी जी ने कहा था जब ये मुल्क आजाद हो जाएगा इस मुल्क में जमहूरी निजाम चलेगा, सेकुलर निजाम चलेगा। तो आप ये बताइए क्या इस मुल्क में सेकुलर निजाम चल रहा है? आप बताइए। संविधान जब बना था भाई, लेकिन सेकुलर निजाम की बात करें तो भाई देश तो किस आधार पर बटा? मौलाना साहब किस आधार पर बटा? नहीं, और उसके देश तो धर्म के आधार पर ही बटा ना। तो संविधान मौलाना साहब का वर्ड नहीं था। ठीक है, हिंदू धर्म में सेकुलरिज्म है, हिंदू धर्म की आत्मा में सेकुलरिज्म है। इसको सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं थी। ठीक है रवि भट्ट साहब, ठीक है। फिर अबू आजमी के बयान और औरंगजेब पर आ जाते हैं हम। फिर अबू आजमी के बयान और औरंगजेब पर आ जाते हैं। रवि भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रवि भट्ट साहब, परसेप्शन क्लियर कैसे होगा? अगर 3 तरह का परसेप्शन है, एक बीच का रास्ता, एक उसे क्रूर मानता है, एक उसे कहता है कि भाई ठीक काम किया उसने, यहां आकर के मुगल आक्रांता ने यहां पर बहुत बेहतर काम किया। तो एक परसेप्शन, क्लियर परसेप्शन कैसे मिलेगा रवि भट्ट साहब? देखिए, क्लियर परसेप्शन बहुत ही सहज प्रक्रिया है कि जब कभी आपका वेस्टेड इंटरेस्ट को आप अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, तो चाहे आपके घर का कोई फैमिली मेंबर हो और चाहे कोई पॉलिटिकल फिगर हो, चाहे कोई हिस्टोरिकल फिगर हो, आपको सबको मालूम है। केवल फर्क ये होता है कि पब्लिकली आदमी बोलता नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव अ वेरी क्लियर परसेप्शन कि कोई भी राजा कैसा है, लेकिन अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को लेके आप बोलते नहीं। जैसे आपके बच्चे ने कुछ गलती भी कर दी है तो पब्लिकली आप नहीं बोलते हो, कहते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपको आपके अंदर पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, आपके अंदर पॉलिटिकल विल, सोशल विल होनी चाहिए कि आप सही को सही, गलत को गलत कहें। मालूम जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं पर भी मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको दोनों ही बातें मालूम। कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यू हैव टू हैव द अंदर से आपके अंदर इतना ज्यादा। रवि सर, एक और सवाल मैं जानना चाहता हूं। रवि सर, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं। ये जो बेहतर शासक बताते हैं औरंगजेब को, ये कौन से इतिहासकार थे और उसे क्रूर बताने वाला कौन सा इतिहासकार था? जल्दी से अगर आप 2-4 लाइन में बता सके तो सर। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपने एक नाम सुना होगा, विशंबरनाथ पांडे का नाम सुना होगा आपने। विशंबरनाथ पांडे जो थे उड़ीसा के गवर्नर भी रह चुके हैं
और ये हिस्टोरियन भी हुआ करते थे, और ये कहना चाहिए आपके वो भी थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी ये हुआ करते थे, और एमपी भी थे। इन्होंने 1977 के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर ये बात इन्होंने कही थी, मेयर रह चुके थे इलाहाबाद के भी, और उस समय वहां पर एक मंदिर को लेके वहां पर आया था कि ये हिंदुओं का है, और मुसलमान कह रहे थे कि नहीं ये, मतलब कुछ थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था मंदिर को लेके। उस मंदिर का जब डिस्प्यूट हुआ तो उसके अंदर वहां पर वो, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये विशंबर नाथ पांडे ने कहा है, और ये रिकॉर्डेड है पार्लियामेंट के अंदर। तो उन्होंने ये बात कही थी कि उसके बाद में जो सप्रू हुआ करते थे लॉयर, उनके दोस्त थे, तो उन्होंने उनको दिया था भाई इसको आप जरा चेक करिए। तो उस समय ये मानना गया था तमाम मंदिर जो भी हैं वो लोग हमको प्रूफ दें। तो अपार्ट जो इलाहाबाद पे संगम पे के पास में जो मंदिर था, ठीक है सर, मैं रोक रहा हूं, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। लारी साहब आखिरी कमेंट, और उसके बाद कौशल जिसे एक छोटा सा कमेंट लेना चाहेंगे इस 1 मिनट में। लारी साहब कुछ कहना चाहेंगे, ऐड ऑन करना चाहेंगे आप डिबेट के आखिर में? देखिए, मैं सीधे से बात कह रहा हूं, मुसलमान औरंगजेब को आदर्श नहीं मानता है, ना मानता था, ना मानता है, ना मानता रहेगा। समाजवादी पार्टी में नहीं मानती है ना? मेरी बात ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमान पार्टी या कांग्रेस ने इतिहास बदल दिया, तो मैं आप लोग को ये याद दिलाना चाहूंगा, जो आज बीजेपी के वोटर हैं, किसी जमाने में यही कांग्रेस के वोटर होते थे, इनके बाप दादा परदादा सब कांग्रेस के कार्यकर्ता होते थे, और वही करते थे नारेबाजी कांग्रेस के फेवर में। ठीक है, मैं रोक तारिक साहब, कौशल साहब आखिरी 10 सेकंड। पीसीआर बार बार कह रहा है कि भाई खत्म कीजिए। देखिए, ये लोकतंत्र की शान है कि कभी कहा जाता था कि लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान, और आज वही लोकतंत्र कह रहा है जो हमारा है हमें मिलना चाहिए। यही लोकतंत्र की शान है, और जो लोकतंत्र चाहेगा वही होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। तो अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया, जिस पर सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं उत्तर प्रदेश में सियासत आई, और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।